ओके ओके, सो आई थिंक एवरीवन इज अवेयर ऑफ कि कितना एग्जाम आपको पता है 80 मार्क्स की थ्योरी आएगी आपकी, और 80 मार्क्स की थ्योरी में अप्रॉक्स 26 to 27 मार्क्स की आपकी फिजिक्स होती है, ठीक है? 26 to 27 मार्क्स की आपकी फिजिक्स आएगी, जिसमें अराउंड आपके 1 मार्कर्स कितने होंगे? 6 अराउंड क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर्स होंगे, जिसमें आपको ये सीबीएसई पैटर्न पे आपका एग्जाम आएगा। जैसे आपका 10th बोर्ड में सीबीएसई एग्जाम पैटर्न पे एग्जाम आ रहा है, बिल्कुल उसी पैटर्न में 9th का एग्जाम भी होगा, ठीक है? तो इफ योर सिबलिंग इज इन क्लास 10 तो वो जानते हैं कि कैसा पेपर आता है, बिल्कुल वैसा ही पेपर आएगा। इन क्वेश्चन में आपको चॉइस भी होगी। चॉइस मतलब आपको क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में, और मुझे ऐसा नहीं पता है कौन से पार्ट में चॉइस होगी, मैं आपको आर्बिट्रेरी एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें एक पार्ट ऊपर लिखा होगा एंड सेकंड पार्ट इज बिलो डाउन। आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों नहीं करने हैं। अगर दोनों क्वेश्चन करें तो भी मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है? आपको ये हैबिट डालनी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो कोई भी बच्चा आपको जो पार्ट आता हो, जो अच्छे से आता हो, अगर मान लीजिए ऊपर एक न्यूमेरिकल है, एक थ्योरी है नीचे, अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो आप वो वाला ऑप्ट करो, अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आता है तो आप न्यूमेरिकल ऑप्ट करो। दोनों आता है तो जिसमें कम टाइम लगे आप वो ऑप्ट करो, ताकि आप बाकी पेपर अच्छे से कर पाओ। दिस इज द स्ट्रैटेजी, ठीक है? दिस इज द स्ट्रैटेजी। So what you have to do, you have to pick only one. If you are picking the letter 1, तो what you will do, you will just write question number 6 और वो वाला पार्ट करोगे। आपको क्वेश्चन नंबर बहुत क्लियरली डालना है, ठीक है? समझ में आया ये चीज? क्लियर? एक तो ये चीज बहुत क्लियर है। उसके बाद ये सेक्शन ए में आपके अराउंड 6 क्वेश्चन आपके, इसमें आपके न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, 1 और 2 लाइनर न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, इसमें आपसे गिव रीजन क्वेश्चन हो सकता है। जितने मैंने क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में स्टार्टिंग में कराए हैं, आपने पूरे जनरल रिविजन किया है, वो आप लोगों को क्लियर होगा अभी। उसके बाद नेक्स्ट आपका बनता है पैराग्राफ क्वेश्चंस। पैराग्राफ क्वेश्चंस, आई हैव टोल्ड यू, इसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू डू 4। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हाउ टू पिक 4, जो आपको उस समय अच्छे से आ रहा हो विद इन टाइम, आपको वो 4 पिक करने हैं। ऐसे आप नहीं करोगे, मान लो कोई न्यूमेरिकल दिया है, देयर आर 5 A B C D and E पार्ट, क्लियर? तो A B C D में से मान लीजिए C आपने सोचा चलो फर्स्ट 4 कर लेते हैं, लेकिन E वाला पार्ट वाज वेरी इजी एंड C वाज अ न्यूमेरिकल, अ टफ न्यूमेरिकल, और यू कैन से अ टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल, ठीक है? तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? उस समय आपको मार्क्स गेन करना है। उस समय अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन डू द टफ वन, बट इफ यू आर लैकिंग टाइम, आपका टाइम खत्म हो रहा है तो टाइम मैनेजमेंट सीखना है, तो व्हाट यू विल डू द 4 पार्ट्स जिनके आंसर आपको बहुत करेक्टली आते हो, ठीक है? जिनका आप आंसर बहुत प्रिसाइज वे में बहुत करेक्टली कर पाओ, आप ओनली वही 4 पार्ट्स करोगे एंड यू विल नोट डाउन द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है? देयर विल 2 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, 2 पैराग्राफ्स आएंगे। इसमें आपका कुछ भी आ सकता है, आपको एक ग्राफ रीड करने को आ सकता है, उसके 5 पार्ट्स हो सकते हैं। इधर यू कैन हैव अ टेबुलर क्वेश्चन, ये सब सीबीएसई बोर्ड पे है, ठीक है? टेबुलर मतलब आपको जैसे आपको डेटा दिया हुआ है ना, टाइम एंड स्पीड, ओके, डिस्टेंस और स्पीड, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, मैंने आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं। Stand up, stand up, stand up, stand up. Stand up. Raise your hands. Raise your hands high. Understood? So what you have to do? You have to do all practice of all these type of questions. इसमें आपको ग्राफ, आपको पैराग्राफ आ सकता है, हो सकता है कि ग्राफ ना आया, देयर विल बी अ बिग पैराग्राफ, और उसमें आपको कुछ भी कंटेंट नॉलेज दिया होगा। जो भी पैराग्राफ आएगा वो आपके चैप्टर से ही आएगा। That came from only 4 chapters: gravitation, work energy, motion and force and laws of motion. तो उसमें आपको कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, तो पैराग्राफ होगा सिर्फ, या उसमें ग्राफ भी हो सकता है, उसमें टेबल भी हो सकता है, उसमें कोई डेटा भी हो सकता है। आपको उसी को एनालाइज करके 4 क्वेश्चन को आंसर करना होगा आउट ऑफ 5। एनी डाउट्स? सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट केम इन सेक्शन ए। सेक्शन ए क्लियर? यस मैम। उसके बाद रेस्ट आपका जो भी होगा वो बायो और केमिस्ट्री होगा, और इतना आपका फिजिक्स का पार्ट होगा, आप समझ रहे हो, और उसमें एक बायो और केमिस्ट्री का पैराग्राफ होगा जो नया सीबीएसई का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। नाउ कम टू सेक्शन बी।
Section B is of how many marks? Section B is of 2 marks. Okay. Section A, आपको सेक्शन A, B, C, D तीनों बहुत बड़े बड़े लेटर्स में प्रॉपर पूरा लिख के बोल्ड लेटर्स में उसे बॉक्स में या पूरा बोल्ड लेटर में आप लिखोगे. Then you will do the rest of the question of that. Section A would be of 1 mark. Yeah. I think it is clear. में सेक्शन A, B, C अलग होंगे? नहीं, पेपर विल बी कॉमन फॉर साइंस. उसमें 1, 2, 3 क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज ऑफ बायो, सेकंड इज ऑफ केमिस्ट्री, थर्ड इज ऑफ फिजिक्स, फोर्थ इज ऑफ केमिस्ट्री. आपको क्वेश्चन नंबर वाइज करना है. ठीक है. यू विल डू क्वेश्चन नंबर 1 इफ इट इज ऑफ बायो, जस्ट डू इट बायो. क्वेश्चन नंबर 2 जो भी अगर आपका है केमिस्ट्री तो आप करिए केमिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका फिजिक्स तो आप करिए फिजिक्स. हो भी सकता है ऐसा हो कि फर्स्ट 2 केमिस्ट्री के हैं. जो भी जैसे पैटर्न दिया आपको बस क्वेश्चन नंबर डालना है, सॉल्व करना है. आपको नहीं अलग से सेपरेट आउट नहीं करना है. और टीचर्स विल डू द चेकिंग. ठीक है. यू विल डू द पेपर एज द पेपर इज गिवन. क्लियर. द फर्स्ट यू विल डू सेक्शन ए विच इज ऑफ 1 मार्क एंड इट इज अप टू क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है. वहां पे आपके लास्ट में पैराग्राफ्स होंगे और स्टार्टिंग में आपकी एमसीक्यू, असर्शन, रीजन और शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे. ठीक है. नाउ कम टू सेक्शन बी. सेक्शन बी में देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स. इट मीन्स 4 मार्क्स की आपकी सेक्शन बी यहां से बनती है. फॉर एग्जाम्पल 27, 28 या कुछ भी क्वेश्चन नंबर हो सकता है. 26, 27 2 क्वेश्चन मान लीजिए ये आपके फिजिक्स के हैं. तो इधर इट कैन हैव अ न्यूमेरिकल और इट कैन हैव अ थ्योरी और इट कैन हैव 2 पार्ट्स. और आप अगर 2 पार्ट्स है तो हर पार्ट कितने मार्क्स का हो गया? 1 मार्क. ठीक है. और इफ देयर इज अ तो समझ लो कि 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाएगा सॉल्व, या 2 मार्क्स का आपको कोई थ्योरी पूछ लेंगे तो यू कैन डू दैट. क्लियर. नाउ कम टू सेक्शन सी. सेक्शन सी विल बी ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 3 मार्क्स. आपको सारे जितना भी पेपर का इंस्ट्रक्शंस है वो टॉप में लिखा होगा, उन्हें अच्छे से पढ़ लेना. एक्सेस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं. देयर विल बी मोर देन 1 चॉइस. कई क्वेश्चन में आपको चॉइस होगी. इवन आपको सेक्शन डी या सेक्शन सी में भी चॉइस मिलेगी. तो आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता हो आपको सिर्फ वही अटेम्प्ट करना है उस टाइम पे. ठीक है. स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए. प्रैक्टिस आप सारा करोगे लेकिन स्ट्रैटेजी वुड बी जो आपका टाइम कम ले और आपको अच्छे से जो आंसर आ रहा हो आप वो करोगे. जहां पे आपको डाउट हो और आपका आंसर नहीं निकल रहा हो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. या तो सिंगल आपसे एक सिंगल लाइन से कट करो. आपने ऐसे कट कर दिया जैसे आपने कुछ सॉल्व किया है तो आपसे अगर एक लाइन लिखी है तो ऐसे सीधे कट कर दोगे. कुछ कैलकुलेशन किया तो आप उसे सिंगल ऐसे कट करके नीचे सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर डाल के सेकंड पार्ट सॉल्व कर दोगे. ठीक है. असर्शन रीजन में भी आपको चॉइस होगी. बायोकेमिस्ट्री में है ऑल्दो, लेकिन आपको चॉइस होगी तो भी आप क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखोगे. और अगर वहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर का पार्ट है तो आप क्वेश्चन पूरा लिख दो ताकि टीचर को समझ में आ जाए आपने किसका ए बी या सी डी जिसका भी लिखा है. क्योंकि वहां पे जहाँ पे पार्ट्स हो गए ना वहां पे आप भी कंफ्यूज होते हो, टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है कि आपने किसका करेक्ट आंसर किया है. ठीक है. तो आपके मार्क्स कहीं डिडक्ट ना हो जाए तो आप जितना क्लियर अपना आंसर शीट पे लिखोगे उतना क्लियर आपको मार्क्स मिलेगा. सेक्शन सी में देयर विल बी 1 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स. ठीक है. इधर इट कैन बी ऑफ गिव रीजन और अ न्यूमेरिकल और अ क्वेश्चन आंसर टाइप. ठीक है. और आप समझ लो 3 मार्क्स का है. अगर 2 पार्ट्स होंगे तो 1.5 मार्क्स के होंगे. और जैसा भी होगा वो आपके क्वेश्चन के लेवल का होगा. ठीक है. कोई डाउट? नो मैम. वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा. नाउ टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 36 फिजिक्स तीनों में सब मिला के. नेक्स्ट विल बी सेक्शन डी. सेक्शन डी विल बी ऑफ 5 मार्क्स. ठीक है. सेक्शन डी विल बी ऑफ 5 मार्क्स. Section D will have 3 questions. 1 of physics, 1 of chemistry, 15 marks. and 1 of bio. Okay? टोटल 15. हाँ, total 15 marks का आपका section D होगा. Yeah, it may have parts or it may be a single question, it may be a graphical question, it may be a diagram question. वो कुछ भी हो सकता है. अगर बायो हो सकता है आपको डायग्राम दे दिया जाए उसको एनालाइज करना हो. अगर वो फिजिक्स का है तो उसमें हो सकता है 2-3 पार्ट्स में मैथ के पूछ लिए जाएं. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार प्रैक्टिस कराया है. सेक्शन डी अगर आप लोग स्कूल में आए हो आपने देखा है मैंने कितने क्वेश्चंस कराए हैं. तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आप काफी प्रैक्टिस करो. आपकी एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं जो थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स होंगे दैट विल कम इन सेक्शन डी. और कुछ थ्योरी या प्रूविंग्स हैं तो ये सब चीजें आपके सेक्शन सी या सेक्शन डी में आती हैं. और इसमें क्या आएगा सेक्शन बी और सेक्शन ए में 1 लाइनर्स और 2 लाइन में सॉल्व या 3 लाइन में सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल्स. क्लियर. सो दिस इज योर पैटर्न फॉर एग्जाम. सेक्शन बी कितने टोटल मार्क्स का होगा?
आई डोंट नो अबाउट इट, बट 4 मार्क्स का आपका सेक्शन बी से फिजिक्स है, तो 4 मार्क्स की बायोकेमिस्ट्री भी होगी, सबका इक्वल पार्टीशन ही होता है। क्लियर? आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम दिया था ना 80 मार्क्स का, तो उसी पैटर्न पे ही है, लेकिन थोड़ा सा सीबीएसई पैटर्न हो गया है, थोड़ा सा चेंज है, 10th के बेसिस पे पेपर होगा। समझ में आया? पेपर इजी ही होगा, बस ये अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी इजी होगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इजी नहीं होगा आपके लिए। वो इजी किसके लिए होगा? जो अभी से मेहनत करना शुरू कर दे। स्टिल यू आर हैविंग मोर देन 10 to 12 days, so just start revising, start practicing. Okay? वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब आप बड़े क्लासेस में पढ़ते हो तो आप देखते हो कि ये क्या होता है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको शायद समझ में भी आता है। तो डॉट प्रोडक्ट जब किसी दो वेक्टर्स का होता है तो उसका आंसर आता है F इंटू एस, ये मतलब मल्टीप्लीकेशन में आ गए, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो दिस इज योर वर्क डन। W इक्वल्स टू F डॉट एस इंटू कॉस थीटा, यानी आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे और थीटा कॉस थीटा का मतलब जो भी एंगल होगा वर्क के बीच में एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो भी आपका थीटा होगा दैट विल बी द थिंग। नाउ सी, तो अब आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके आप ये देख सकते हो कि ये भी क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, ये भी एक मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये भी एक नंबर ही आएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा। समझ में आया? यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। क्लियर? थोड़ा सा समझ में आएगा। और अब देखो, आप लोग पढ़ रहे हो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है या तो वो इस तरफ मूव कर रहा होगा या फिर 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ मूव कर रहा होगा। तो थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री होगी या फिर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। तो cos 0 जो होता है, cos 0 डिग्री इज 1 एंड cos 180 डिग्री इज -1। ठीक है, तो अगर cos 0, अगर अब मोशन, अगर फोर्स, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो आपकी cos 0 होती है वैल्यू, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब F इंटू एस आप बस मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो इन दिस केस वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, तो अब एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी जब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस F इंटू एस एंड दैट विल इक्वल्स टू नेगेटिव। सो इन दिस केस वर्क डन विल बी नेगेटिव। इसलिए हम लोग कहते हैं वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, बट वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? What is a dot product? अब ये आप 11th में पढ़ोगे। ठीक है, एक्चुअली दिस इज वेक्टर अलजेब्रा। जब वेक्टर्स हमारे पास होते हैं, द नंबर्स विच आर हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तो उनका अलजेब्रा ही अलग है, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग होता है। वो नॉर्मल नंबर की तरह उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, उनके लिए बिल्कुल अलग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। दैट इज इन क्लास 11th। ओके, रेफरेंस बुक में ये फॉर्मूला cos थीटा दिया हुआ है। ओके, और नाउ क्वेश्चन में भी है 60 डिग्री, 60 cos 60 की वैल्यू 1/2। आप लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी नहीं होगी, नो मैम। तो दिस इज नॉट इन योर कोर्स, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी, स्टिक टू एनसीईआरटी। Sit down. It is given the value. Don't go to ARS Agrawal or anything. For class 9th and 10th, you have to stick to NCERT. Clear? So for your future reference, I have told you that this is given in class 11th. 11th में you are again having same chapter work and energy in physics, और वही बहुत डिटेल में है। उसमें आप लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मतलब ये वाला क्रॉस होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वहां पे सब पढ़ोगे। तो यहाँ से आपको समझ में, आपको बस बेसिक इतना पढ़ना है दैट वर्क डन इज पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाई, तो ये आपने देख लिया। ओके, नाउ एनी अदर डाउट एनीवन इज हैविंग? हरियम, यू आर हैविंग एनी डाउट? आस्क अ डाउट। अच्छा हाँ, आपने पूछ लिया। मैं पूछ रहा था कि मैम मास हमेशा केजी में होता है ना? यस, मास की स्टैंडर्ड यूनिट ही केजी है। Ma'am, one doubt. या Ma'am, like on that day you told ma'am कि जब हमें weight दिया होगा और अगर उसमें gravitational constant से multiply कर देंगे तो mass आ जाएगा। तो मैम लेकिन कभी कभी अगर सिर्फ वेट आपको दिया हुआ है और अगर आपको पोटेंशियल वहां पे जो था वो ये था,
आपको पावर इक्वल्स टू दिया हुआ था, आपको पता है mgh इनटू आपको क्या निकालना था, आपको एनर्जी निकालनी थी, जैसे क्वेश्चन था। मैम मास अपॉन मैम वेट अपॉन ग्रेविटी करते तो मैं वापस से वही सेम मास आ जाता। लेकिन मैम मेरा डाउट ये है कि जब मैम ग्रेविटी दी ही नहीं होगी सिर्फ, तो ग्रेविटी तो नोन है, आपको पता है अर्थ के लिए ग्रेविटी नोन है 9.8 और 10, क्लियर तुम्हारा? मैम अभी क्या Ma'am, can we write power in terms of speed? Speed how? Power can be written in terms of work done upon time. If we write force into speed. कैसे लिखोगे? Ma'am, mg will be force. H by t is. mg will be force. मैम शी इज Ma'am, टॉकिंग it is अबाउट about वर्क force. डन, अरे नहीं, फोर्स इनटू वो आप लिख सकते हो पर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a ball, the velocity time graph of a ball moving on the surface of a floor, moving of a ball moving on the surface of a floor is shown in figure. Full stop. Ma'am, is it straight line? Yeah, this is a straight line. Time is given in seconds and velocity is given in meter per second. मैम फुल स्टॉप के बाद में ग्राफ बनानी। Yes, the velocity time graph of a ball moving on the surface of a floor is as shown in figure. Full stop. Calculate the force. कैलकुलेट क्या करना है वो भी लिख लीजिए फटाफट से। कैलकुलेट द फोर्स acting on the ball. Calculate the force acting on the ball if mass of the ball is 150 gram. If mass of the ball is 150 gram. Note down next question. Okay, draw it. Do it fast. और 20 आर ऑन मैच, ठीक है? आप ड्रॉ कर लीजिएगा ग्राफ। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चंस फर्स्ट। Now it is difficult to balance. Yes, second question of part 1. It is difficult to balance our body. It is difficult to balance our body when we accidentally. It is difficult to balance our body when we accidentally step on STP. Balance our body when we accidentally step on the peel of a banana. When we accidentally step on the peel of a banana, full stop. Why? Next part. The question is recording the video also, okay? I'll send the video in group. If something is left out, you can watch the video. Ma'am, question 2 second part or question 3 you are going to? No, this is the second part of the same question. Note down. It is easier to stop. Second part. Yeah, second part of the same question. It is easier to stop a tennis ball. It is easier to stop a tennis ball than a cricket ball. Moving at the same speed.
tennis ball than a cricket ball moving at the same speed. Full stop. Why? Full stop. Why? Question mark. And note down next question. The next question is going to be have 3 parts. मतलब there is a single question और उसमें आपसे 3 things will be asked. Note down. 4 men lift a 500 kg box. 4 men lift a 500 kg box to a height of 500 kg box to a height of 1 meter. To a height of 1 meter and hold it. 4 men lift a 500 kg box to a height of 1 meter and hold it without raising or lowering it. Hold it without raising or lowering it. मतलब समझ रहे हो ना क्वेश्चन? Yes, ma'am. ठीक है. फर्स्ट पार्ट, हाउ मच वर्क. मैम ये फर्स्ट पार्ट नहीं था, ये क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट पार्ट लिखिए. हाउ मच वर्क इज डन. हाउ मच वर्क इज डन. हाउ मच वर्क इज डन बाय द मैन. जो बोल सकते बोल लिख लो बेटा, बाद में बुलाओगे लेना. ठीक है, छूट गया. हाउ मच वर्क इज डन by the men in lifting that box. In lifting the box. How much work is done by the men in lifting the box? Second part. How much work do they do? How much work do they do in just holding it. And third part, why do they get what? Holding it. it. ठीक है, क्वेश्चन मार्क. लास्ट पार्ट लिखिए इस क्वेश्चन का. Why do they get tired? Why do they get tired while holding it? Why do they get tired while holding it? Question mark. ब्रैकेट में लिखिए take G equals to 10 meter per second. 10 meter per second. So these are the question for your homework. हाँ, 10 meter per second square. Okay. So how many of you can do these questions? Raise your hand high. Very good. So I think that most of you are very easy for the numericals, right? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही numericals में? You are getting comfortable with numericals. हो जाएंगे कब से? कल से personally copy check करूंगी. Okay, ma'am. Okay. And one more thing, if you are having doubts, mark your doubts. Tomorrow I'll have the class. I'll explain those doubts first and then give you the rest of the questions. Clear? अब सबको समझ में आ रहा है अभिषेक? ठीक है. Thank you.